मेघा अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठकर गीली लकड़ियों में आग लगाने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रवीण कांपते हुए वहां आता है और बोलता है, भाभी लकड़ियाँ जली या नहीं? बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अगर लकड़ियाँ जल जाती तो शरीर के अंदर थोड़ी सी जान आ जाती। देवर जी, मैं भी लकड़ी जलाने की कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये लकड़ी जलने का नाम ही नहीं ले रही। ओस के चलते सारी लकड़ियाँ गीली हो चुकी हैं। अब इन गीली लकड़ियों का जलना मुश्किल है। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन कुछ करो वरना इस सर्दी में हम लोगों की कुल्फी जम जाएगी। हाँ, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं कर रही हूँ। इस तरह सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे कि इन गीली लकड़ियों में आग कैसे लगेगी। तभी जुगाड़ू मेघा अपना दिमाग लगाती है और पास में पड़ी हुई सूखी घास लेकर आती है और उन्हें गीली लकड़ी के ऊपर रखकर आग जला देती है। थोड़ी ही देर में धू धू करके अब सभी गीली लकड़ियाँ भी जलने लगती हैं। तभी वहाँ पर उसकी सास वैजयंती आती है और अपनी बहू की तरकीब देखकर कहती है, कुछ भी बोलो बहू, तू है बहुत जुगाड़ू। तूने गीली लकड़ियों में भी आग लगा दी। ऐसी समझदारी से तूने इस घर को आपस में जोड़ा हुआ है। माँ जी, मैंने बचपन से गरीबी देखी है और मुझे शुरू से हर चीज जुगाड़ लगाने की आदत है। मेरी आदत है कि हमें कुछ न कुछ करके रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। यूं ही कुछ दिन गुजरते हैं और एक रात जब पूरा परिवार अपनी टूटी फूटी झोपड़ी के अंदर था तो तेज आंधी चलने लगती है, तूफान आता है और बारिश होने लगती है और उनकी झोपड़ी टूटकर बिखर जाती है। जिसके बाद मेघा के पति अशोक ने कहा, मेघा, अब इस झोपड़ी के नीचे हमारा और गुजारा नहीं हो सकता। हमें यहाँ से जाना होगा। चलो चलते हैं। ठीक है अशोक जी, वैसे भी आप लोग जहाँ रहेंगे वही मेरी दुनिया और मेरा घर होगा। मैं मुनिया को गोद में ले लेती हूँ और आप माँ जी को बोल दीजिए कि वो प्रवीण के साथ रहें। आप हमें रास्ता दिखाना। ठीक है मेघा, ऐसा ही करते हैं। मैं आगे आगे चलता हूँ, तुम हमारे पीछे पीछे आओ। पूरे गांव में पानी भर चुका है और बहुत ज्यादा ठंड है। अब पूरा परिवार अशोक के पीछे चलने लगता है। उन्हें काफी दूरी तक सर छुपाने के लिए कोई भी घर नहीं मिलता और मेघा ने कहा, हे भगवान, अब हम क्या करें? मुझे तो कुछ रास्ता भी नजर नहीं आ रहा। तभी अशोक को गांव की एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री नजर आती है जिसमें ताला लगा हुआ था। अशोक ने उस फैक्ट्री को देखकर कहा, मैं तो सोच रहा था ये फैक्ट्री अगर खुली हुई होती तो इस फैक्ट्री में ही थोड़ी देर के लिए रुक जाते। कम से कम हमें ठंड और बारिश से तो बचा पाती, लेकिन यहाँ पर भी ताला लगा हुआ है। अशोक ये बोलकर परेशान हो रहा था कि तभी मेघा की नजर वही फैक्ट्री के बाहर पड़े हुए 2-3 ड्रम पर जाती है और मेघा ने कहा, अजी, अभी हमारे पास रुकने के लिए कोई भी जगह नहीं है। क्यों ना हम सब इसी ड्रम के अंदर अपना ससुराल बना लें? ये कैसी बात बोल रही है मेघा बहू? आखिर हम लोग इस ड्रम के अंदर कैसे रह सकते हैं? माँ जी, जब हम उस टूटी फूटी झोपड़ी में रहकर गुजारा कर सकते हैं तो फिर इस नीले ड्रम में क्यों नहीं रह सकते? धीरे धीरे मैं अपने जुगाड़ से इस ड्रम को रहने के लायक बना दूंगी। मुझे अपनी किस्मत से ज्यादा तेरे जुगाड़ पर भरोसा है बहू। तू सब कुछ ठीक कर देगी। ठीक है, अभी के लिए हम इस ड्रम में ही रुक जाते हैं, सुबह देखेंगे कि क्या करना है। पूरा परिवार ये बोलकर अब ड्रम के अंदर चला जाता है और उसी के अंदर सो जाता है। अगली सुबह मेघा ने अपने देवर से कहा, प्रवीण भाई, अब आप जाओ और कुछ ऐसी गर्म चीजें लेकर आओ जिससे हम इस ड्रम को थोड़ा सा गर्म बना सके और हमें इतनी परेशानी ना हो जितनी अभी हो रही है। ठीक है भाभी, मैं जाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि कुछ सामान लेकर ही आ जाऊँ जिससे हमारे घर के बच्चों को तो थोड़ा आराम मिले। और मैं बाहर जाकर कोई काम ढूंढता हूँ। कुछ काम मिलेगा तो थोड़े पैसे आएंगे और हम इस ड्रम को थोड़ा सा रहने लायक बना पाएंगे। अब घर के दोनों लड़के बाहर अपने अपने काम के लिए चले जाते हैं और वैजयंती ने मेघा से कहा, कुछ भी बोलो मेघा बहू, तेरी वजह से हमें बहुत मदद मिली। इधर उधर बारिश में भीगते तो मेरी और मुनिया की तबीयत खराब हो जाती। माँ जी, अब भी हमें यहाँ पर खाली हाथ नहीं बैठना है, इस ड्रम को रहने के लायक बनाना है। इसके बाद मेघा वापस अपनी टूटी हुई झोपड़ी में जाती है ताकि वो वहाँ पर बचा हुआ सारा सामान चेक कर सके। उसने देखा कि वहाँ पर उनका पानी का मटका टूट गया था और उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। वो टूटा हुआ मटका लेकर घर आ जाती है और वैजयंती ने उससे पूछा, बहू, ये सब क्या है? तो ये टूटा हुआ मटका क्यों लेकर आई है? ये हमारे किस काम का है? माँ जी, आपको मुझ पर विश्वास है ना? और कभी कभी टूटी हुई चीजें भी बहुत कुछ जोड़ देती हैं। ये मटका हमारे बहुत काम आने वाला है, इसमें हम आग जलाएंगे। पर हमारे घर में सूखी लकड़ियाँ कहाँ हैं? बारिश की वजह से मुझे नहीं लगता कि अब 3 दिन तक जंगल या गाँव में भी कोई भी सूखी हुई लकड़ी मिलेगी। माँ जी, लकड़ियों के अलावा हम बहुत कुछ भी जला सकते हैं। जैसे पेड़ों पर लगने वाले पत्ते जल्दी सूख जाते हैं और हम उन्हें तोड़कर उन्हें जला लेंगे। मानती हूँ कि वो ज्यादा देर नहीं जलेंगे, पर हम बाकी चीजें भी जला सकते हैं, जैसे कागज या कपड़ों के टुकड़े। वैजयंती को ये बात बहुत अच्छी लगती है। अशोक भी शाम को घर आ जाता है, लेकिन उसे कहीं से काम नहीं मिला था, तो वहीं प्रवीण भी खाने के लिए कुछ फल लेकर आ जाता है। पूरा परिवार इस ड्रम के अंदर फिर से रहता है और मेघा ने कहा, इस ड्रम के अंदर ससुराल बनाने में मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। उस झोपड़ी में तो रोज यही डर लगा रहता था कि ना जाने ये झोपड़ी कब गिर जाएगी, लेकिन कम से कम ये ड्रम इतना मजबूत है कि इसके अंदर पानी की एक बूंद भी नहीं आती। और माँ देखो ना, आपने जो ये घास ड्रम के अंदर लाकर रखी है, ये तो बिल्कुल किसी मुलायम बिस्तर की तरह लग रही है। हाँ मुनिया, तो इस बिस्तर पर आराम से थोड़ी देर के लिए सो जा। वैसे भी फल खाकर तो तेरा पेट भर गया। हम धीरे धीरे इस ड्रम के घर के अंदर जरूरत का सामान जुटा लेंगे। माँ, आप मेरे लिए इस ड्रम के अंदर सुंदर सुंदर खिलौने भी लेकर आओगी ना? और मुझे कुछ रंग भी लाकर देना।
मुझे अपने इस ड्रम के घर को अलग अलग रंगों से सजाना है। हाँ मुनिया, मैं ये इंतजाम भी कर दूंगी और उसके बाद तुम हमारे ड्रम के घर को अच्छे से सजाना। बहू, तेरी वजह से अब ये ड्रम भी घर जैसा लग रहा है। ये सब कुछ तेरी वजह से हुआ है, तेरा शुक्रिया। मेघा ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि उसके परिवार वालों को उसकी कदर थी, लेकिन आखिर वो कब तक अपने परिवार वालों को उस ड्रम के ससुराल में रख सकती थी। इसलिए एक दिन उसने खुद से कहा, मेरे ससुराल वाले अभी तक तो इस नीले ड्रम में रह रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा समय तक इसके अंदर नहीं गुजारा कर पाएंगे। अब मुझे कोई न कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। इसके बाद मेघा आसपास झाड़ू पोछे का काम पकड़ लेती है और वैजयंती मुनिया का ध्यान रखा करती। धीरे धीरे अशोक को भी जमींदार के यहाँ काम मिल जाता है। उनके पास 3 ड्रम थे। एक ड्रम के अंदर प्रवीण बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करता, एक ड्रम के अंदर वैजयंती मुनिया का ध्यान रखा करती और वहीं मेघा लोगों के घरों में झाड़ू पोछा किया करती। एक दिन जब वो काम से घर आती है तो मेघा ने कहा, माँ जी, अब तो देवर जी और मेरे पति और मैं तीनों कमा रहे हैं। अब हम लोग एक छोटी सी झोपड़ी दोबारा से बना सकते हैं और उसके अंदर सुकून से रह सकते। मुनिया ने ये बात सुन ली और उसके बाद कहा, पर माँ, मुझे यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर मुझे अपनी झोपड़ी से भी ज्यादा सुकून मिलता है। क्या हम हमेशा यहाँ पर नहीं रह सकते? मुनिया बेटा, ये ड्रम कौन सा हमसे ज्यादा दूर है। तुम्हारा जब भी खेलने का मन करे तुम यहाँ आ जाया करो। वैसे भी तुम्हारे चाचा इन्हीं 3 ड्रम के अंदर बच्चों को पढ़ाया करेंगे, तो तुम भी उनके साथ कभी कभी रुकने के लिए आ सकती हो। तुम्हारी दादी बिल्कुल ठीक कह रही है मुनिया, अभी हम यहाँ से चलते हैं। तुम्हारा जब मन करे यहाँ पर रुकने के लिए आ जाना। मुनिया भी ये बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती। जिसके बाद अब ऐसा ही होता है, मेघा अपने बचाए हुए पैसों से एक नई झोपड़ी बनाकर तैयार कर देती है और उसे अपने जुगाड़ से फूलों, पत्तों और लकड़ियों के छोटे छोटे सामान बनाकर सजाती। सेठ मोहनलाल शहर के एक बड़े व्यापारी थे। सेठ मोहनलाल ने बड़े बेटे अनिल की तो पहले ही शादी कर दी थी। अब वो अपने छोटे बेटे सूरज के लिए लड़की ढूंढ रहे थे, पर सूरज काफी दिनों से शादी के लिए टाल रहा था। कारण था कि सूरज सीमा नाम की लड़की से बहुत प्यार करता था। सीमा एक गरीब परिवार की लड़की थी, इसी वजह से सूरज को डर था कि कहीं वो सीमा के बारे में घर में कहे और शादी के लिए मना न हो जाए। पर एक दिन सूरज के पिता ने उसे सीमा के साथ बाजार में देख लिया और इस बारे में सूरज से बात की। देखो सूरज बेटा, मैंने तुम्हें किसी लड़की के साथ देख लिया था। हम तुमसे बहुत दिनों से कह रहे हैं कि हमें बताओ कि तुम्हारी नजर में कोई लड़की है या फिर हम खुद तुम्हारे लिए कोई रिश्ता ढूंढें। अब जब बात सामने आ ही गई है तो तुम हमें बता दो कि वो लड़की कौन है जिसके साथ तुम रेस्टोरेंट में बैठे थे। पापा, उसका नाम सीमा है। मैं और सीमा एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं पापा। पर मैं इसलिए आपको उसके बारे में नहीं बता रहा था क्योंकि सीमा की फैमिली हमारी जैसी रिच नहीं है। वो बहुत ही गरीब लोग हैं पापा, पर नेचर के बहुत अच्छे हैं। सीमा का नेचर भी बहुत ही अच्छा है। मैं सीमा से शादी करना चाहता हूँ पापा। क्या हुआ जो गरीब है? बेटा तुम तो जानते हो मैंने भी अपनी मेहनत से ही ये मुकाम हासिल किया है। मुझे शादी से कोई एतराज नहीं है, बस लड़की अच्छी है, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम हमें सीमा और उसके माता पिता से जल्दी ही मिलवा दो ताकि हम तुम्हारी शादी कर सकें। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। सूरज की शादी के लिए सब खुश थे, पर उसका बड़ा भाई और भाभी इस शादी के खिलाफ थे। माँ बाबूजी का तो दिमाग खराब हो गया है। सब मेहमानों और रिश्तेदारों के बीच हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे कुछ सोच समझकर तो रिश्ता तय करते। गरीब घर में रिश्ता तय करके वो अपना तो नाम खराब ही कर रहे हैं, हमारा भी नाम खराब करेंगे। मैं तो तुम्हें कह रही हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ से अलग हो जाओ, वरना हम भी इनके साथ साथ सड़क पर आ जाएंगे। मैं कुछ समझा नहीं नीलम। अरे वो गरीब घर की लड़की है। शादी के बाद अगर उसने बाबूजी और सूरज को बहकाकर सारी प्रॉपर्टी अपने मायके वालों के नाम कर दी तो बस हम हाथ मलते रह जाएंगे। तुम ठीक कह रही हो, बस ये शादी हो जाए उसके बाद मैं प्रॉपर्टी में हिस्सा ले लूंगा। एक काम करेंगे ना, अलग होकर हम किसी बड़े बंगले में रहने चलेंगे। वैसे भी यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। अब गरीब घर में शादी हो रही है तो मैं उस गरीब लड़की के मुंह भी ना लगूं। हमें जो भी करना है जल्दी करना होगा। सूरज के माता पिता सीमा और उसके परिवार वालों से मिले तो सचमुच उन्हें उनका नेचर बहुत अच्छा लगा। बात पक्की हुई और सीमा और सूरज की शादी हो गई। बहू, बन गई खीर? जी माँ जी, बस बनने वाली है, ड्राई फ्रूट डालने रह गए हैं। अच्छा, नीलम सीमा को ड्राई फ्रूट का डिब्बा दे दो। नीलम ही सारी रसोई संभालती है। ये लो, और ध्यान रहे ड्राई फ्रूट डालने में कंजूसी मत करना। तुमने तो अपने घर में इतना ड्राई फ्रूट देखा ही नहीं होगा, पर हमारे यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेहमानों को खीर खिलानी है तो ड्राई फ्रूट अच्छा होना चाहिए। नीलम ड्राई फ्रूट का डिब्बा देकर मुंह बनाती हुई रसोई से बाहर चली गई। उसका ये व्यवहार बहुत ही गलत था। सीमा को घर में आए 2 महीने बीत चुके थे। अनिल और नीलम रोजाना ही अलग घर में जाने की बात कह रहे थे, पर एक दिन सेठ मोहनलाल पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। अचानक एक दिन उनकी फैक्ट्री में आग लग गई और सब कुछ खत्म हो गया। कर्जा उतारने के लिए सेठ मोहनलाल ने सब कुछ बेच दिया, पर अनिल और नीलम बहुत चालाक निकले।
किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि अनिल पहले ही कमाई के कुछ पैसों से एक बंगला खरीद कर रख चुका था। अनिल और नीलम दोनों ने अपने परिवार के बारे में नहीं सोचा और अलग बंगले में रहने चले गए। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि अनिल ऐसा निकलेगा। आज मुसीबत की घड़ी में वो और नीलम हमें अकेला छोड़कर चले गए। कहाँ जाएंगे हम? कुछ ही देर में हमें घर छोड़ना होगा शारदा। भगवान पर विश्वास रखो। हमारी सबसे बड़ी दौलत हमारा बेटा सूरज और बहू सीमा है। दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, हमें और क्या ही चाहिए। पापा, आप चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में कहीं कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। आपने मुझे मेहनत करनी सिखाई है। आप ही तो कहते हो ना पापा कि मेहनत करके इंसान कुछ भी पा सकता है। तभी सीमा के मम्मी पापा आ जाते हैं। माँ बाबूजी आप? मोहनलाल जी, कृपया करके हमारे घर चलिए। जब तक आपके रहने का प्रबंध नहीं हो जाता तब तक आप हमारे साथ ही रहोगे। जैसे सीमा हमारी बेटी है वैसे ही सूरज भी हमारा बेटा है मोहनलाल जी। सेठ मोहनलाल सीमा के पापा के गले लगकर खूब रोते हैं। आज मुसीबत की घड़ी में सीमा के माता पिता ही उनके काम आ रहे थे। सब लोग सीमा के घर पहुंचते हैं। सीमा के माता पिता भले ही गरीब थे, उनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वो सेठ मोहनलाल और उनके परिवार के लिए ज्यादा कुछ कर सकते, पर दुख के समय में सूखी रोटी भी महंगे पकवानों की कमी पूरी करती है और दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही व्यक्ति को दुखों से लड़ने की ताकत देता है। बस माँ, पेट भर गया। बहुत ही स्वादिष्ट खाना बना था। मैं चलता हूँ, किसी को नौकरी के लिए बुला हुआ था। बहन जी, हम बहुत किस्मत वाले हैं जो हमें आपके जैसे समधी मिले, पर हमारी सीमा अपने ससुराल में कोई सुख नहीं देख पाई, इसी बात का अफसोस है। हम तुम्हें कोई खुशी नहीं दे सके बहू। माँ जी, अपनों का प्यार और साथ ही तो सबसे बड़ी खुशी होती है। आप सब मेरे साथ हो तो मैं बहुत खुश हूँ। शारदा, अब से बस हमारा एक ही बेटा है, सूरज। अब अनिल से हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। अगले कुछ महीनों तक सूरज अपने परिवार के साथ अपने ससुराल में ही रहा, पर वहाँ उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं महसूस हुई। उसे और उसके परिवार को बहुत प्यार और सम्मान मिला। कुछ महीनों बाद जब सूरज की नौकरी अच्छी जगह लग गई, तब वहीं पास में ही उन्होंने एक घर किराए पर ले लिया। सूरज और सीमा ने मिलकर अपने परिवार को संभाला और फिर से एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की कोशिश की।